11 सितंबर 1976 की एक ठंडी शाम थी। डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस अपने घर की स्टडी में बैठे थे। उनके सामने लेटेस्ट यूएफओ केस फाइल्स थीं, जिनमें वे कई अजीब और रहस्यमय घटनाओं की जांच कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह से इस अनसुलझे रहस्य में डूबा हुआ था। तभी अचानक उनका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ से एक शांत लेकिन रहस्यमय आवाज आई। उस आदमी ने खुद को न्यू जर्सी के यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बताया। उसने सबसे पहला सवाल पूछा, क्या आप अकेले हैं? डॉक्टर हॉपकिंस ने हाँ में जवाब दिया। फिर उस आदमी ने बताया कि उसने भी एक यूएफओ देखा है और उसकी जानकारी डॉक्टर हॉपकिंस को देना चाहता है। हॉपकिंस की उत्सुकता चरम पर थी। उन्होंने बिना देर किए उस आदमी को अपने घर आने को कहा। फोन रखने के कुछ ही सेकंड्स बाद उनकी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही हॉपकिंस का दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने खड़ा आदमी बिल्कुल सामान्य इंसान नहीं था। वह लंबा, पतला, काले सूट में सिर पर बॉलर हेड के साथ था। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। ना उसकी भौहें थीं, ना ही पलकों के झुरमुट, और उसके होंठ लाल रंग के जैसे दिख रहे थे। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि असल में उसके होंठ नहीं थे, बल्कि उसने लिपस्टिक जैसा कुछ लगाकर अपने असली होंठ छुपा रखे थे। उसकी आवाज एकदम रोबोट जैसी थी, बिल्कुल भावहीन। उसने फिर से खुद को न्यू जर्सी के यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि बताया। डॉक्टर हॉपकिंस दंग रह गए। एक फोन कॉल के कुछ ही मिनटों बाद यह अजीब शख्स उनके सामने खड़ा था। उन्होंने उसे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। खुद उन्होंने सामने एक कुर्सी पर बैठना ठीक समझा। धीरे धीरे वहां सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस अजीब आदमी की निगाहें डॉक्टर हॉपकिंस पर टिकी हुई थीं, जैसे वह उनके दिमाग की गहराइयों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी वह आदमी बोला, अपना पॉकेट खोलिए और उसमें से कॉपर का कॉइन निकालिए। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? वह आदमी मुस्कुराया तक नहीं। डॉक्टर ने अपने पॉकेट से कॉइन निकाला और अपने हाथ में रखा। इसे ध्यान से देखिए, उसने कहा। डॉक्टर की निगाहें उस कॉइन पर थीं। धीरे धीरे कॉइन का रंग बदलने लगा, कॉपर से सिल्वर में तब्दील हो गया। फिर अचानक वह कॉइन डॉक्टर के हाथ से गायब हो गया। यह सब देखते हुए डॉक्टर हॉपकिंस स्तब्ध रह गए। वे कुछ पल के लिए अपने होश खो बैठे। फिर उस आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपनी यूएफओ फाइल्स को तुरंत नष्ट कर देना होगा, वरना तुम्हारा हाल भी इस कॉइन जैसा होगा। डॉक्टर हॉपकिंस ने उस शख्स की आंखों में जो थकान और दर्द देखा, वह उन्हें आज भी याद है। वह व्यक्ति जैसे थका हुआ था। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। वह उठकर लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगा। डॉक्टर चुपचाप उसके पीछे पीछे गए। वह आदमी गेट तक पहुंचा और फिर एक मोड़ पर अचानक तेज रोशनी के फ्लैश के साथ गायब हो गया। यह घटना डॉक्टर हॉपकिंस के लिए जीवन भर का डर बन गई। वे जानते थे कि मैन इन ब्लैक के बारे में पढ़ा था, पर कभी सोचा नहीं था कि वे उनसे सीधे उनके घर पर आएंगे। उन्होंने बिना देर किए अपने सारे यूएफओ केस फाइल्स नष्ट कर दिए। वहीं गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा सवाल आम जनता से पूछा था, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास यूएफओ जैसे टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं? और आश्चर्य की बात यह है कि करीब 2/3 जनता ने इसका जवाब हाँ में दिया। खासकर युवाओं में यह संख्या 75% तक थी। आज के समय में तो यह नंबर और भी ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि आज की दुनिया में हर खबर पर शक करना आम बात हो गई है। 50 से 60 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय लोग गवर्नमेंट पर विश्वास करते थे, लेकिन सब कुछ बदल गया उस दिन जब रॉसवेल में एक घटना हुई। रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट को यूएफओ कल्चर का जन्मस्थान माना जाता है। यह कहानी शुरू होती है विलियम मैकब्राजेल से, जो रॉसवेल में रहते थे। एक दिन उन्हें अपने घर के पास एक अजीब सा मलबा मिला। मलबे में मेटल के स्ट्रिप्स, एल्यूमिनियम फॉयल के टुकड़े, रबर के कुछ पार्ट्स और ऐसी लकड़ियां थीं जो ना जल रही थीं, ना टूट रही थीं। उन्होंने तुरंत स्थानीय शेरिफ को सूचना दी, जिसने इसे रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड को बताया। थोड़े ही समय में मिलिट्री वहां पहुंच गई और पूरे एरिया को सील कर दिया। उन्होंने मलबा अपने साथ ले गए। 8 जुलाई 1947 को यूएस आर्मी ने प्रेस रिलीज दी, जिसमें बताया कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिला है जो एक यूएफओ था। यह खबर पूरे विश्व में टहलका मचा गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी बात बदल दी और कहा कि यह केवल एक वेदर बलून था जो क्रैश हो गया था। उन्होंने उन मलबे के टुकड़े दिखाए जो रबर और लकड़ी जैसे साधारण सामान से बने थे।
शुरू में यह खबर पूरे देश में टहलका मचा रही थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मीडिया ने इस घटना को भूलकर दूसरी बड़ी खबरों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। दुनिया के ज्यादातर लोग उस रहस्यमय हादसे को भुला चुके थे, मगर कुछ लोग थे जो मानते थे कि यह सिर्फ एक सरकारी साजिश थी। साल 1990 में यूएस एयरफोर्स ने 2 डिटेल्ड रिपोर्टें जारी की ताकि इस सारे विवाद को खत्म किया जा सके। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मलबा 1947 में मिला था वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट मॉड्यूल का हिस्सा था, एक हाई ऑल्टीट्यूड बलून जिसे सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट को सुनने के लिए बनाया गया था। जो एलियन बॉडीज बताई जा रही थी वे असल में डमीज थीं, जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स को यह समझ नहीं आया कि आखिर 50 साल बाद यह कहानी क्यों आई। उस वक्त जो मटेरियल्स और अनुभव लोग बता रहे थे वे किसी सामान्य एयर बलून से मेल नहीं खाते थे। 1947 के बाद से ही लोगों के मन में शक बैठ गया था कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है, और फिर सामने आए मैन इन ब्लैक। ये नाम धीरे धीरे एक बड़ी पहेली बन गया। 1950 के दशक में जिन लोगों ने यूएफओ देखे थे उनके घर अचानक अजीबोगरीब लोग आने लगे। काले सूट पहने, काले हैट लगाए, काले कार में आए और धमकी दी कि जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। शुरुआत में लोग समझे कि ये सरकारी एजेंट्स हैं जो सच छुपा रहे हैं, लेकिन समय के साथ कई थ्योरीज आईं। कुछ का कहना था कि ये मैन इन ब्लैक इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं जो मानव रूप में छिपे हुए हैं। 1952 में अल्बर्ट वेंडर नाम के एक पूर्व एयरफोर्स अधिकारी ने इंटरनेशनल फ्लाइंग सोर्सेज ब्यूरो बनाया, एक संगठन जो असली यूएफओ रिपोर्ट्स इकट्ठा करता था। इंटरनेट भी नहीं था उस समय, फिर भी यह ग्रुप तेजी से बढ़ा। लेकिन 1953 में अचानक एल्बर्ट ने अपना संगठन बंद कर दिया, बिना कोई वजह बताए। अपने आखिरी न्यूज़लेटर में उन्होंने लिखा, जो लोग यूएफओ की जांच कर रहे हैं वे खतरे में हैं। उनके करीबी कहते हैं कि वह उस वक्त डर और तनाव में डूब गए थे, बीमार हो गए, चुप रहने लगे। 10 साल बाद 1962 में उन्होंने बताया कि मैन इन ब्लैक के 3 अज्ञात आदमी उनके घर आए थे और धमकी दी थी, अगर संगठन को बंद नहीं किया तो बुरा होगा। पिछले 50 से 60 सालों में मैन इन ब्लैक की कई कहानियां आईं, पर आमतौर पर इन्हें फिक्शन या झूठा बताया जाता है। नॉर्मल लोग सिर्फ किसी के कहने पर इनके अस्तित्व पर यकीन नहीं करते, ठोस सबूत चाहते हैं। फिर आया साल 2008 जब एक वायरल सीटीवी फुटेज इंटरनेट पर फैल गया। यह फुटेज कनाडा के नायाग्रा फॉल्स के पास एक होटल की लॉबी का था। वीडियो में 2 पतले, लंबे, बाल रहित, काले सूट पहने आदमी होटल में दाखिल होते दिखे। उनकी आवाज बिल्कुल रोबोटिक थी। याद आया? डॉक्टर हॉपकिंस ने भी ऐसे ही काले सूट वाले एक आदमी का जिक्र किया था जो उनके घर आया था। ये मैन इन ब्लैक वहां उस आदमी की तलाश में आए थे जिसने यूएफओ देखा था। उन्होंने होटल के स्टाफ से यूएफओ के बारे में सवाल किए, लेकिन वह व्यक्ति वहां नहीं मिला। ये दोनों लोग फिर कभी नजर नहीं आए। इस तरह की रिपोर्टें पिछले कई दशकों में कई बार आई हैं, और जितने भी गवाह उनसे मिले सभी का कहना था ये लोग इंसान नहीं लगते। क्या वे मानव एलियन हाइब्रिड हैं? कुछ शक करने वाले कहते हैं कि 2008 का वीडियो असल में मैन इन ब्लैक फिल्म की मार्केटिंग स्टंट था, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। मैन इन ब्लैक की कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी कहानियां सुनने को मिली हैं। सच तो यह है कि मैन इन ब्लैक की अफवाहें मिडिल एजेस तक वापस जाती हैं, जब काले कपड़े पहने खतरनाक लोग लोगों के घर आते थे और उन्हें डराते थे। उन्हें डेविल, डेमोनिक एंटिटीज, शैडो पीपल, ब्लैक आई चिल्ड्रन जैसे नाम दिए गए। यूएफओ के शौकीन इस बात पर सहमत हैं कि मैन इन ब्लैक निश्चित तौर पर इंसान नहीं हैं। वे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं जो दुनिया के गवर्नमेंट्स को भी छुपकर प्रभावित कर रहे हैं। उनका असली मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मैन इन ब्लैक वाकई में मौजूद है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। और हाँ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा जिसमें हम बात करेंगे एक औरत की जिसे एलियंस ने किडनैप किया था।
और कैसे दो पावरफुल सरकारी अफसरों ने इस घटना की देखा और फिर उस औरत के साथ क्या क्या हुआ, वो वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।